प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के केंद्र में हमारे आज भी संसद है, पर संसद के बाहर भी बहुत कुछ हो चुका है, तो वो भी हमारी बातचीत के केंद्र में। जब हमने कार्यक्रम तय किया था तो हमने इसका विषय दिया था लीक पर लड़ाई अब पैलेट गन तक आई, पर कार्यक्रम का समय आते आते तक ये लड़ाई अब माफी और इस्तीफे तक आई। संदर्भ वही है जो पिछले लंबे अरसे से देश में घूम रहा है। छात्र आंदोलन, नीट परीक्षा लीक के संदर्भ में अब उठाए जा रहे कदम, उसके साथ साथ छात्रों पर हुआ बर्बर व्यवहार, ये सारी चीजें बातचीत के केंद्र में है। इन सब के बीच में एक लंबे गतिरोध के बाद कल संसद में चर्चा शुरू हुई। चर्चा इसलिए शुरू हुई कि मोदी सरकार एक नया संशोधन विधेयक लेकर आई पेपर लीक के मसले को लेकर, जो उसने 2024 में विधेयक पारित कराया था। समय के साथ हालात काफी बदल चुके हैं, तकनीक काफी बदल चुकी है, नए नए तरीके लीक करने के संदर्भ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। इस तर्क के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक संसद में पेश किया था। संसद के तहत लोकसभा में पेश किया था। कल उसमें राज्यसभा में चर्चा होनी है, क्योंकि आज लोकसभा में यह विधेयक पारित हो। प्रारंभ में इसके लिए चर्चा का समय 6 घंटे निर्धारित था, फिर 8 घंटे हुआ, फिर 10 घंटे हुआ। कल देर रात तक इस पर चर्चा चली और आज फिर जब संसद शुरू हुई तो लोकसभा में इस विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के क्रम के तहत राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, बोलने के लिए खड़े हुए। बोलने के साथ उन्होंने अपनी शैली में बात रखने की कोशिश की। वह भी अपनी तरफ से कोशिश की कि विवादों में कोई कमी ना रह जाए, और सत्ता पक्ष ने भी उनके मुंह से निकलने वाले हर शब्द को पकड़ने में कोई देर नहीं की। कुल मिलाकर राहुल गांधी समय अवधि के हिसाब से 50 मिनट संसद में बोले। उस 50 मिनट के दौरान अनेकों बार टोका टोकी की नौबत आई। राहुल गांधी लगातार यूं जताते रहे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आज सत्ता पक्ष अपेक्षाकृत थोड़ा संतुलित था। किरण रिजिजू बड़े आक्रामक तेवर में रहते हैं, आज थोड़ा आपत्ति तो जताते थे, पर अपने स्वर को थोड़ा मध्यम रखते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असंसदीय हैं। हम सब माननीय राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं, पर वो ऐसे शब्द ना बोले। राजनाथ सिंह जी भी बीच में हस्तक्षेप के लिए खड़े हुए। ओम बिरला जी भी अपनी तरफ से बीच में हस्तक्षेप करते बैठे। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, सत्ता पक्ष चाहेगा कि वो जैसा चाहता है वह राहुल गांधी बोले, तो फिर राहुल गांधी ही क्या, राहुल गांधी वह बोलेंगे जो राहुल गांधी को अच्छा लगेगा। तो राहुल गांधी ने अपनी शैली में बात रखने की कोशिश की, 50 मिनट तक बात भी रखी, और आखिरी में यह कहते हुए उन्होंने अपना भाषण अधूरा छोड़ते हुए सदन से बाहर निकलने का उपक्रम किया कि मुझे अपनी बात नहीं रखने दी जा रही, और चूंकि मुझे अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है तो मैं अब इस सदन में नहीं बैठ रहा। वो बाहर आए और उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखूंगा। इसके बाद जितेंद्र सिंह बोले और हंगामे के बीच बोले, और इसी दौरान ध्वनि मत से विधेयक पारित हो गया। तो कुल मिलाकर संशोधन विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। कल इस पर राज्यसभा में चर्चा होगी, पर संसद के भीतर जो हुआ उससे ज्यादा अब बाहर हो। पहले राहुल गांधी मीडिया के माध्यम से देश को संबोधित किए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की अब कोशिश की है। उन्होंने अब पेपर लीक मसले से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि जो छात्र संसद मार्च में शामिल थे या जो प्रदर्शनकारी थे, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, जिस प्रकार की क्रूरता की गई, जिस प्रकार से उनके साथ बर्बर व्यवहार हुआ, उसके लिए देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, और अमित शाह के आदेश पर यह सारी कार्रवाई हुई। भाजपा की राहुल गांधी की इस दलील को लेकर आपत्ति है। राहुल गांधी अपनी इन दलीलों के साथ अब अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं। पहले प्रधान का इस्तीफा चाह रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का, अब उनकी मांग अमित शाह के इस्तीफे को लेकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसकी प्रतिक्रिया में देश के सम्मुख संबित पात्रा के माध्यम से आई, और संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की आदत है झूठ बोलना, एक बार फिर वह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले तो इस बात से इंकार किया कि गोली चलाई नहीं गई। दूसरा, उनका कहना है कि ऐसे किस्म के निर्देश गृह मंत्री के द्वारा नहीं दिए गए। इसके संदर्भ में कोई तथ्य, कोई तर्क राहुल गांधी के पास नहीं है, और राहुल गांधी ने जो कुछ भी आज किया है संसद के भीतर या संसद के बाहर, अब इसके एवज में उनको माफी मांगनी होगी। और राहुल गांधी माफी मांगो,
ये हमारी मांग रहेगी। राहुल गांधी का कहना है कि मैं भाजपा और आरएसएस के लोगों से माफी नहीं मांगता। इसके संदर्भ में संबित पात्रा का कहना है कि इतिहास बता रहा है कि राहुल गांधी लगातार माफी मांगते आ रहे हैं, संसद के भीतर ना सही तो अदालत के भीतर सही, चाहे वो चौकीदार चोर का मसला हो या अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान पर दिए गए वक्तव्य के संदर्भ। पर इन सब के बीच में एक घटनाक्रम और है। जो आंदोलन छात्रों का था कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले, उसके समझौते में तय हुआ था कि जो आंदोलनरत छात्र थे उनके खिलाफ पूरे देश भर से मामले वापस लिए जाएंगे। अभिजीत दीपके का कहना है कि सरकार अपने इस वादे से पलट रही है। न केवल छात्रों को परेशान किया जा रहा है बल्कि जिन्होंने इस आंदोलन में मदद की थी उनको भी चिन्हित करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सिलसिला चला तो हम फिर से एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार अपने वादे से फिरने की कोशिश कर रही है। तो आज इसी सारे घटनाक्रम पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि वस्तुतः छात्र हित अब विषय है या छात्रों की लड़ाई के बीच सियासी लाभ हानि का विषय बन चुका है। हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राव कुलदीप सिंह शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। और इन सबके बीच पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे बीच आ चुके हैं। और साथ साथ अखिलेश यादव जो इस मसले पर संसद में अलग तेवर में है, उनकी पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यश भारती जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो दिन भर के घटनाक्रम से जुड़े हुए। She says to me, Andhbhak is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and Andhbhak who follows the idiot. दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग हो। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना है। आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा। और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है? सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहले माफी तो राहुल गांधी जी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इसमें घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हमें रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना, ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। तो कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत जी, विषय था पेपर लीक के संदर्भ में संशोधन विधेयक। राहुल गांधी तमाम अवरोधों के बावजूद भी 52 मिनट बोले, ऐसा लोकसभा की कार्रवाई में दिखाई दे रहा है। वो सब कुछ बोले पर विधेयक पर कुछ ना बोले। क्या कहते हो सुरेंद्र जी? पेपर इकोनॉमिक्स का है, हम उत्तर पॉलिटिक्स का देंगे, ऐसा? हिमांशु भाई, दो चीजें बड़ी। पेपर इकोनॉमिक्स का है तो जवाब भी इकोनॉमिक्स का ही दिया जा रहा है। छात्रों की बात हो रही है, छात्र हितों की बात हो रही है। छात्र हितों की बात छात्रों को आतंकी बता करके तो नहीं की जा सकती, छात्रों के ऊपर पिलेट गन इस्तेमाल करके तो नहीं की जा सकती, छात्रों के ऊपर AK-47 इस्तेमाल करके तो नहीं की जा सकती। जब हम कल से कह रहे थे, पहले से कह रहे थे कि जो पिलेट गन जिन लोगों ने चलाई,
AK-47 जिन लोगों ने चलाई, जिन लोगों ने बिना वर्दी के लाठियां मारी हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, जिन लोगों ने घेर करके छोटे छोटे बच्चों को मारा, अमित शाह वक्तव्य दे। सदन ने कहा कि नहीं साहब, ये जो मुद्दा आ रहा है नकल अध्यादेश वाला, इस पर जो है आप आइए, इस पर अपनी बात रख लीजिए, इसी पर वो भी बात रख लीजिएगा। अगर हमने वो बात रखी तो हिमांशु भाई जैसा सुधी पत्रकार कह रहा है कि नहीं साहब वो तो प्रश्न बदल दिए, सब्जेक्ट बदल दिए। अफसोस है मुझे इस बात का। नहीं सुरेंद्र जी, आपको अफसोस की बात नहीं है, मैं अपने सवाल की बुनियाद को आपके साथ साझा करता हूं। आपकी मांग थी कि छात्रों पर जिस प्रकार का क्रूर व्यवहार हुआ, इस पर स्थगन के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। यह आपकी पार्टी की मांग थी, विपक्षी दलों की मांग थी। बाद में सरकार ये संशोधन विधेयक ले आई, आपने समझौते के तहत संशोधन विधेयक पर चर्चा को मंजूर कर लिया। स्थगन पर चर्चा चाहते थे, आपने स्थगन छोड़कर इस विधेयक पर चर्चा करना स्वीकार किया। और मेरा सवाल इस बुनियाद से जुड़ा हुआ है कि 52 मिनट में इस संशोधन विधेयक को लेकर राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। इसके संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी से समझना चाहता हूं कि इस विधेयक के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला। बस इतनी सी बात थी। जी सुरेंद्र जी। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं हिमांशु जी, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि जिस सब्जेक्ट पर हमको बोलना था उसका संदर्भ और व्याख्या तो कीजिएगा ना जी। उसके बाद उपसंहार कीजिएगा। संदर्भ बोलने के पहले संदर्भ बोलने में उनको दिक्कत आई, हमने तो उनको इडियट नहीं बोला, वो अपने आप को इडियट समझ गए। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को क्यों इडियट समझने लग गए जी। हमने तो नहीं कहा उनसे इडियट। उसके बाद हंगामा, उसके बाद हमने उनसे सारी बातें कही। जब हम बात अपने बच्चों की कर रहे हैं और उसके बाद हमारा नकल अध्यादेश को रोकने के लिए समर्थन है, तो हमें उपसंहार जब आप नहीं करने दोगे तो हम कैसे बोलेंगे उस पर। अब इसके बाद आ जाते हैं, आप आ जाइए क्या नाम, जितेंद्र सिंह जी के बयान को लेकर के। जितेंद्र सिंह जी के बयान ने बात दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हिमांशु जी। इन्होंने कहा कि साहब अमित शाह को बचाने के लिए, देखिए कहा कि अरे मंत्री को आदेश देता है, डीएम देता है, वो देता है क्या नाम, मजिस्ट्रेट देता है। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी को बदनाम क्यों किया? 1992 से मुलायम सिंह जी के विरोध करके इन्होंने राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी और 4-4 बार क्यों सरकार बनाई, और हर चुनाव में मुलायम सिंह जी को यह क्यों कहा कि वो कार सेवकों के हत्यारे हैं, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। तो भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। आज जितेंद्र सिंह के बयान से क्लियर हो गया कि साहब इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता को उत्तर प्रदेश की भी हासिल किया और देश की सत्ता को भी हासिल किया। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे 3-4 बुनियादी प्रश्न पूछ रहा हूं जी। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है भाई, भाजपा वाले लगा रहे हैं, उनका एक समर्थित मीडिया वर्ग लगा रहा है, आप भी लगा लो। आप उनके समर्थित मीडिया वर्ग नहीं हो, लेकिन आप भी लगा लो, कोई बात नहीं, हम सब, क्योंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन आप एक बार उनसे पूछो तो कम से कम कि साहब छात्र थे या आतंकी थे जो उनके ऊपर AK-47 चलाई गई? छात्र थे या आतंकवादी थे, कश्मीर के आतंकवादी थे या अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के जो पिलट गन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया? आज की डेट में कह रहे पिलट गन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, सफदरजंग का पर्चा है मेरे पास, आप चाहो तो मैं आपको भी भेज देता हूं कि पिलट गन का। जब सरकार सदन में झूठ बोल रही हो, जब सरकार सदन में इस तरीके का काम कर रही हो जो अक्षम्य अपराध की तरीके से हो, जब सरकार सदन में यह कहती हो कंगना राणावत के नाम से कि साहब वो जेनजी तो गटर है, जेनजी तो नशेड़ी है, जेनजी तो ऐसा करता है, मैं तो कुछ बातें मैं कह नहीं सकता। कंगना राणावत जेनजी के बारे में कह रही थी या अपने बारे में कह रही थी? वो सारा का सारा जो चिट्ठा कंगना राणावत ने लिखा है वो तो ऐसा हर्फ दर हर्फ उसने अपने बारे में लिखा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं खड़ा हुआ कि नहीं साहब ये भाजपा की वो नहीं है। आज की डेट में तो भाजपा की वाणी बन गई है कंगना राणावत, भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा और भाजपा की सोच और संस्कृति है कंगना राणावत। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। क्या इनके बच्चे नहीं है या क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बगैर परिवार के लोग हैं? आप बताएं मुझे, इस पर एक शब्द नहीं बोले।
प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे, गृह मंत्री सदन में नहीं थे, इतना महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही थी जिसमें लोगों पे गोली चलाने के और पिलेट गन के आरोप थे, जिस पर यह क्या नाम बाकायदा समझौता हुआ था कि आप ये सवाल उसी में उठा लीजिएगा। गृह मंत्री सदन में नहीं थे, इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। सवाल उठेगा इस बात पर कि राहुल गांधी सब्जेक्ट पर नहीं बोले। अरे सब्जेक्ट पर बोल रहे थे, बोलने से बंद कर दिया गया, रोक दिया गया बोलने से। राहुल गांधी जब जब बोलते हैं तब तब सदन में हंगामा मचाते हैं ये लोग, ये सदन चलने नहीं देना चाहते। लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं ये लोग, सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। हिमांशु जी, अच्छा एक बात बताओ सुरेंद्र जी, एक है राहुल गांधी और एक है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का भाषण बड़ी सरलता के साथ, बड़े अनुकूल वातावरण के साथ हो जाता है। आपकी तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी। राहुल गांधी का जब भी भाषण होता है उपद्रव हो जाता है। ये प्रियंका जी की कांग्रेस के साथ कोई सेटिंग बैठी हुई है और भाजपा के साथ उन्होंने सेटिंग बना ली है, तो इसलिए उनके समय पर सब कुछ ठीक रहता है। राहुल गांधी का होता है तो सारा उपद्रव हो जाता है। थोड़ा इस पर तो रोशनी दो ना सुरेंद्र भाई, चक्कर क्या है? बहन को लोग बड़ी शांति से सुनते हैं, भाई के संदर्भ में तेवर इस तरीके से हो जाते हैं। क्या बात है हिमांशु भाई, ये अपना अपना वो है। हम तो कांग्रेस पार्टी वाले तो हमेशा से इस बात को कहते आए हैं, आजादी का आंदोलन भी हमने नरम दल और गरम दल के तरीके से लड़ा था। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? आप जैसे पत्रकार को तो कम से कम ये नहीं पूछना चाहिए सर, क्योंकि आप तो इतिहास के भी अच्छे खासे। अरे सुरेंद्र जी, जब सवाल है ना, सवाल को तो आप हर बात में ये मत कहो कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए। आपके जैसा सुधी प्रवक्ता अगर मौजूद है तो जो भी दर्शकों के मन में जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा का समाधान के संदर्भ में सवाल आना चाहिए। तो ये जिज्ञासा है। प्रियंका गांधी को तो बड़ा मुस्कुरा के सुन लेते हैं। वो ओम बिरला कल थोड़ा सा चेहरा बनाए हुए थे, प्रियंका जी ने जरा मुस्कुरा के कहा, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। आप देखो कैसे मुस्कुराए। राहुल गांधी के संदर्भ में राहुल गांधी को हमेशा शिकायत रहती है, ओम बिरला जी तो उन्हें संरक्षण ही नहीं देते। अब ये फर्क तो सामने दिखता है ना सुरेंद्र जी, तो सवाल पूछा जाएगा ना। और आप जैसा सुधी प्रवक्ता होता तो खास तौर पर पूछा जाएगा। तो जो ये कुशलता प्रियंका गांधी की है कि वो अपनी हर बात कह जाती हैं और भाषण भी पूरा कर जाती हैं, वहीं राहुल गांधी उनसे पहले से राजनीति में है, हर बार अपना भाषण अधूरा छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं? सुरेंद्र जी बताओ ना जरा। वो कहते हैं ना हिमांशु भाई, जिगर पर तीर खाकर भी अगर कोई मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है जी। और मैंने तो इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया कि नरम दल और गरम दल हम लोगों ने बनाया था कांग्रेस में आजादी के आंदोलन में। और आजादी का जिससे कोई मतलब नहीं, जिसको लोगों को कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, अंग्रेजों के दलाल रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, या अंग्रेजों के जो है 60 पैसे रुपए की पेंशन पाने वाले लोग रहे, वो ये नरम दल गरम दल नहीं जानते। तो हम तो कह रहे हैं कि हर आदमी की अपनी भाषण देने की शैली है। और राहुल गांधी पर तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम, पूरी भारतीय जनता पार्टी के 2-2 टके के ट्रॉल, पूरी भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार वक्ता, प्रवक्ता, मंत्री, संतरी, सारे के सारे लोग फालतू की बातें करते रहते और हर शब्द पर उनके मीन मेख निकालते। नेहरू जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुख्यात सांसद है, पता नहीं सांसद क्या क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है ऐसे आदमी को, नेहरू जी को अय्याश कहेंगे। और राहुल जी अगर कोई शब्द बोल देंगे तो उसके ऊपर हंगामा। इडियट कौन सा भाई असंसदीय शब्द है? और इडियट उन्होंने कहीं प्रधानमंत्री को बोला है क्या, जो वह हंगामा मचा रहे थे? खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोला। हम तो कह रहे नहीं भैया, ना हमने भाजपा वालों को बोला, ना हमने प्रधानमंत्री जी को बोला। उसके बाद भी वो लोग समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल जी से डर लगता है उन्हें। अच्छा ये वो बताओ सुरेंद्र जी, आप भाजपाइयों को इतना नासमझ समझते हो क्या कि वो समझ नहीं पाते कि आप क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो? जी सुरेंद्र जी। मैं तो नहीं समझता, मैं तो बड़ा अभी तक मैं तो बड़ा समझदार समझता था अभी तक, लेकिन इन्होंने अपने आप नासमझी का सबूत दे दिया। आज जितेंद्र सिंह जी ने देखिए, आज जितेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की नासमझी की और भारतीय जनता पार्टी की झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की, पिछले 30 सालों से जो 1992 से चला आ रहा है उसकी भी पोल खोल दी। उसकी भी पोल खोल दी, ये सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। तो मेरे साथ में 2 खास मेहमान हैं।
एक यश भारती जी हैं और दूसरे रत्नाकर सिंह जी। थोड़ा रत्नाकर सिंह जी से बात कर लेते हैं। यश भारती जी हमारे साथ सीमित समय के लिए है, तो फिर भी यश भारती जी से आग्रह करेंगे थोड़ा रत्नाकर जी से बात कर लें। क्या रत्नाकर जी, क्या हुआ ये आज? राहुल गांधी के हर शब्द से इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं आप? और आप तो बोलते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, पर हम देखते हैं कि उनसे ज्यादा आप किसी और को गंभीरता से नहीं लेते। संसद में वो बोलते हैं तो उनके हर शब्द को इतनी गंभीरता से लेते, कहीं चूक ना जाए। संसदीय कार्य मंत्री भूल ही जाते, वो संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्ष के साथ समन्वय बनाने के लिए है। ऐसा लगता है वो तलवार भांजने के लिए है। राजनाथ सिंह तो वो भी खड़े हो गए। इधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई, तुरंत भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। देश को बोलते हो कि कोई गंभीरता से नहीं लेता, और हम देखते हैं कि आपके द्वारा तो राहुल गांधी के अलावा अब शायद किसी और को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया गया है। बताओगे रत्नाकर जी, ऐसा राहुल गांधी को अचानक आप लोग इतनी गंभीरता से क्यों लेने लगे भाई? देखिए हिमांशु जी, राहुल गांधी को हम लोग गंभीरता से लेते हैं और उनकी हर बातों को हम लोग जनता के पास लेके जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। जहां पे वो नहीं जाते हैं वहां पे हमारी सीटें थोड़ी कम आने की संभावना हो जाती है। बिहार में देखा आपने, तो राहुल गांधी जाते हैं, हमारा प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से करके आते हैं, इसलिए हम उनको उनकी हर बातों को बहुत गंभीरता से। अच्छा, मतलब हम लोगों को तो गफलत थी कि आपकी सीटें नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व और अमित शाह जी की रणनीतिक समझदारी का नतीजा होती है। आप बता रहे हैं कि खामखा में आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। असल तो आपको जो कुछ भी मिलता है वो राहुल गांधी की बदौलत मिलता है। ऐसा ही है ना रत्नाकर जी? हिमांशु जी, एक स्टार प्रचारक की लिस्ट आती है जब चुनाव होते हैं कहीं, तो उसमें 10, 15, 16, 20 ऐसे लोग रहते हैं, उसमें एक राहुल गांधी जी भी हैं और सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है जी। जितनी प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की रहती है, उतनी स्टार प्रचारक और कार्यकर्ताओं की रहती है। तो राहुल गांधी जी को हम लोग बहुत वैल्यूएबल समझते हैं। मैं एक छोटी से शेर से, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, उसी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जी। कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राहुल गांधी जी जब भी सदन में आते हैं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपने देख लीजिए उठा करके, पिछले सत्र में भी राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जो है नरवणे जी के अप्रकाशित किताब के ऊपर संसद, फिर वही इतिहास दोहराने का काम वो संसद में कर रहे हैं। जो चीजें घटना हुई नहीं, जिस गोली से लोग कहीं मरे नहीं, कहीं घायल नहीं हुए, उसके आधार पे ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा लेंगे हम। पहले तो ये कह रहे थे कि नीट का चर्चा कराइए, हम संसद सत्र चलने चल देते हैं, हम उस पर भी तैयार हो गए। जब छात्रों की मांग आई कि नहीं इनको अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया। अब राहुल गांधी जी जो है अपनी राजनीतिक जमीन जो है धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, अपनी प्रासंगिकता कम होती जा रही है। तो इस तरह की जो है मांगे वो कर रहे हैं कि आज अमित शाह का इस्तीफा ले लेंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा ले लेंगे। मतलब ये बच्चों का खेल हो गया है, इनको इस्तीफा लेना और देना और मांगना। बाता और लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको उनकी गंभीरता समझनी चाहिए। क्या एक भी उन्होंने बिल के संदर्भ में कोई अपना सुझाव दिया? चाहे वह संसद हो, चाहे वह मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तभी भी पूछ लीजिए, उन्होंने सुझाव दिया? नहीं। उनको व्यवस्था परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं, उनको व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से सत्ता परिवर्तन चाहिए, और छात्रों के आड़ में वो अपनी राजनीतिक मंशा जो है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इनके जवाब पे। अपने सुरेंद्र भाई बड़े भाई हैं मेरे, ये कह रहे थे कि मुलायम यादव को भी जिम्मेदारी देना चाहिए। अगर राम मंदिर में कार सेवकों पे गोली चली है, तो अगर मुलायम यादव को जिम्मेदारी देते हैं लोग, तो इनको भी देनी चाहिए, अमित शाह को भी देनी चाहिए, लेनी चाहिए मतलब। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुलायम यादव ने तो खुले मंचों पे आकर के, और एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को सत्यापित किया कि मैंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। अभी आपने
राम गोपाल जी का एक स्टेटमेंट सदन में सुना होगा कि जो भी गुंबद पे चढ़े वहीं चिपक के रह गए। तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि गोली हमने चलवाई। यहां पे केस अलग है, यहां पे हम ये कह रहे हैं नहीं रत्नाकर जी, बात इतनी अलग नहीं है। वो जो सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी है ना, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संबद्ध भी हैं, उन्होंने ये कहा, अरे मंत्री कोई आदेश देता है क्या? आदेश तो डीएम देता है, मजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। ये जो दलील थी ना, ये सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी की थी। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री कभी ये आदेश नहीं देता है। तो आप ये बताओ कि हम किसकी बात को सही माने? मुलायम सिंह यादव जी की बात को सही माने या आपकी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण नेता जितेंद्र सिंह जी हैं उनकी बात को सही माने? क्योंकि आपने कहा ना, तो भाई ये बात तो जितेंद्र सिंह जी ने बोली है, तो आप क्या कह रहे हो? आपका नेता गलत बोला, आपके सम्मानीय मंत्री जी गलत बोले, आपकी सम्मानीय मंत्री के द्वारा दी गई दलील गलत थी। क्या कहते हो रत्नाकर जी, कौन गलत बोला? देखिए राहुल जी ने जो आरोप लगाया कि माननीय गृह मंत्री जी के आदेश पे ये सारा घटनाक्रम हुआ, उस पे उन्होंने कहा कि वहां पे उपस्थित जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, हथियारबंद होते हैं, वो मौके की नजाकत को देखते हुए वो अपने कार्रवाई आगे की करते हैं। और उनको जब गन चलाने की जहां पे बात आती है, वहां पे एसडीएम जो है या डीएम। चलिए रत्नाकर जी, थोड़ा अपन गंभीर विमर्श पर आते हैं। ये बताओ कि आपने तो ये दलील दी थी, आपकी पार्टी ये दलील देती आ रही है कि छात्र हित आपके लिए सर्वोपरि है, छात्रों के भविष्य के संदर्भ में आप बहुत संवेदनशील हैं। जो जैन जी हैं वो तो मित्र हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी आजकल उनको संबोधित करते हैं, फ्रेंड्स कह के संबोधित करते हैं। और ये जो कदम उठाया जा रहा है संशोधन विधेयक का, ये क्रांतिकारी कदम है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस पर चर्चा। तो इतना महत्वपूर्ण विषय, इतने संवेदनशील आप लोग युवाओं के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, तो और देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद, और संसद में भी लोकतांत्रिक से तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि, उस चर्चा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने समय क्यों नहीं निकाला? क्यों सदन में उपस्थित रहने से परहेज किया माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने? रत्नाकर सिंह जी थोड़ा हमें समझा पाएंगे? आप इतने संजीदा हैं, आप इतने संवेदनशील हैं, आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता छात्र और युवा हैं। कहां व्यस्त रहे भाई जो समय नहीं दे पाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने छात्र से संबंधित तमाम जो है अपने वक्तव्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से संवाद बनाए हुए थे। उन्होंने अपनी बात और आगे की रणनीति, उसको छात्र हित को कैसे हमको फुल प्रूफ तरीके से एग्जामिनेशन देना है, वो सारी चीजें जो है उन्होंने छात्रों से संवाद के माध्यम से लोगों को बता दिया। और हमने बहुत सारे चीजों को हमने किया। हमने टास्क फोर्स का गठन किया। एक मिनट रत्नाकर जी, आप भ्रमित मत कीजिए, मेरे सवाल पर रहिए। आपका क्या कहना है कि लोकसभा फालतू की जगह है? लोकसभा में बैठना समय की बर्बादी है, लोकसभा में रहना समय जाया करना है? एक मूलभूत प्रश्न जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे किया जा रहा है रत्नाकर सिंह जी, कि जब इतना संवेदनशील मसला और आपकी पार्टी के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण मसला, बेहद गंभीर मसला, ऐसे समय पर आपकी पार्टी के दोनों शीर्षस्थ नेताओं ने सदन में रहना जरूरी क्यों नहीं समझा? रत्नाकर सिंह जी जैसा जिम्मेदार प्रवक्ता हमारे साथ है, देश को बता पाएगा कि क्यों नहीं रहे ये दो सम्माननीय नेता। देखिए, बिल्कुल सदन में जब बिल की पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से हमारे सांसद हैं जो वो निश्चित वहां पे रहते हैं, और जरूरी होता है तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी वहां पे उपस्थित रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को मीडिया के आपने मतलब कहा कि जब जरूरी होता है तो वो रहते हैं, तो इस विधेयक को आप लोगों ने इतना जरूरी नहीं माना, इतना महत्वपूर्ण नहीं माना, इस चर्चा को आपने महत्वपूर्ण नहीं माना, इसलिए मौजूद नहीं थे, ऐसा? बोलने दीजिए, कम से कम 1-2 मिनट तो बोलने दीजिए। मैं शुरू कर रहा हूं, 20 सेकंड बोल रहा हूं, वैसे आपका प्रश्न आ जा रहा है। देखिए, हमारे लिए छात्र भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए विधेयक भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश भी महत्वपूर्ण है।
इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी इच्छा शक्ति होती है वही वो इस तरह का बिल लेके आने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में राजीव गांधी ने 1986 में भी पेपर लीक के संदर्भ में अपनी इच्छा जताई थी कि कोई बिल आना चाहिए, लेकिन 31 साल तक इनकी सरकार रही, कोई बिल नहीं आया। हमारी इच्छा शक्ति थी और हम चाहते थे कि इस तरह की घटनाएं जो है वो छात्रों के लिए, छात्रों के जो अगेंस्ट में जाती है वो ना हो, इसलिए हमने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लाया। और वह अगर पूरी तरह से प्रभावी रूप से अगर कारगर साबित नहीं हुई तो उसमें संशोधन भी किया गया, एनटीए को भी पारदर्शी बनाने का काम किया गया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे जिनकी क्षमता नहीं थी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको भी निकालने का काम किया। तो हमारी मंशा तो जग जाहिर है ना, हमने तो वो कर दिखाया छात्रों के लिए जो हम छात्र चाहते थे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी छात्रों के लिए संसद में आकर 2 शब्द उनके बिल के माध्यम से, अपने सजेशन के माध्यम से उसमें कुछ एड ऑन की? नहीं की। सिर्फ ये इडियट, अंधभक्त, आप बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 52 मिनट आप वहां पे बोलते हैं और कहते हैं, अपनी माइक खुद बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। देश की जनता को क्या आप क्या समझते हैं? सब देख रही है देश की जनता। आज डिजिटल वर्ड है और सब लोग देखते हैं कि किसने कौन माइक पे बोल रहा है, किसकी आवाज नहीं आ रही है, कौन खुद से माइक बंद कर दे रहा है और बाहर आके कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, 45 सांसदों को बोलने दिया गया। प्रियंका गांधी फ्लॉलेस अपना सब स्पीच बोल देती हैं। इन्हीं को क्यों प्रॉब्लम है? इनको बोलना आता नहीं है ना। जो मुद्दे पे बोलना है, जो जिम्मेदारी है, वो तो आप कहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं। जहां चुनाव होता है जाते हैं, वहां पे हमारी सीटें 2, 4, 10 बढ़ी जाती हैं। हो गया रत्नाकर जी, अब ये शिकायत तो नहीं ना कि मुझे बोलने नहीं दिया? बात कर लेने दीजिएगा, जब भी प्रश्न करिए पूरी बात कर लेने दीजिए। हो गया ना आपका? क्या अभी भी कुछ बाकी है? धन्यवाद। अच्छा, आपने इतना सब बोला, फिर भी आपने हमें बताया नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में क्यों नहीं रहे इतनी लंबी चर्चा के दौरान। 10 घंटे से ज्यादा चर्चा चली, 2 दिन चर्चा चली। छात्र सर्वोपरि, छात्र हित सर्वोपरि, संशोधन विधेयक लाना पड़ रहा है। इसलिए लाना पड़ रहा है कि पहला वाला विधेयक पर्याप्त नहीं रहा, आपकी सरकार का लाया हुआ। 2 साल में ही आपको एहसास हो गया कि ये किसी लायक नहीं, इसलिए संशोधन लेकर आए। इसके बावजूद भी क्यों नहीं रहे, अब बताओ आप। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा हिमांशु जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के हित में जो भी बातें थी, हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया देश की जनता को कि हम छात्र हित में क्या करने वाले हैं। और उन्होंने अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से और प्रखरता से रखा। अच्छा, एक बार बताओ रत्नाकर जी, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। क्या देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री अपनी ही बात कहेंगे या इस देश के लोगों की बात भी सुनेंगे? लोकसभा के कोई मायने हैं कि नहीं है? आप बार बार ये दर्ज दे रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की। तो संसद क्या है, लोकसभा क्या है? इसे हम किसी प्लेटफॉर्म के रूप में देखें, देश के साथ संवाद के रूप में, या अब वक्त के साथ तकनीक बदल गई है? तो ये जब संविधान बना रहे थे उस समय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जरूरी थी, पर अब तो तकनीक आ गई है। तो कहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में समय जाया करना? फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये ज़्यादा बेहतर माध्यम है। तो अब सब लोगों को बात इसी माध्यम से करनी चाहिए। रत्नाकर जी, आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पास कोई तर्क, तथ्य इस प्रकार का जिससे हम समझ पाए कि विपक्ष जिस मुद्दे को बार बार उठा रहा है कि आखिर ये दोनों महत्वपूर्ण नेता जिनकी इस देश में एक प्रभावी उपस्थिति है, देश के सबसे बड़े जननेता है नरेंद्र मोदी आज की तारीख में, अमित शाह, उनका एक ऑरा है, एक आभा मंडल है, एक धमक, एक चमक है। वो दोनों ही नेताओं ने इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के दौरान सदन में रहना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्या रत्नाकर सिंह जी भाजपा के सुधी प्रवक्ता होने के नाते इस बात को समझ पाए, और अगर समझ पाए तो हमें समझा पाएंगे? देखिए हिमांशु जी, जब ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ड्राफ्ट की कॉपी जो है विपक्ष को भी भेजी जाती है। उसमें जो भी उनको क्वेश्चन पूछने होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री जी भी आते हैं सदन में और प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे।
और इनके जो भी ये प्रश्न होते हैं उनका भी जवाब वो जरूर देते हैं, और पहले भी दिया है और आगे भी देंगे। इससे कोई वो भागते नहीं है और सदन में जाकर बहुत प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जब सदन में चर्चा बिल की होनी होती है और जब नेता प्रतिपक्ष को बोलना होता है तो वो बिल के संदर्भ में कोई ऐसी बात नहीं रखते हैं, वो तमाम तरह की अनर्गल बातों का वहां पे बखेड़ा खड़ा करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर सार्थक चर्चा करनी हो तो प्रधानमंत्री जी जब रहेंगे सदन में, आएंगे भी वो सदन में, आएंगे भी तब भी बात करेंगे। अभी रत्नाकर सिंह जी के पास वस्तुतः इस संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं है, क्यों नहीं रहे, पर उनकी इस बात को लेकर शिकायत है कि नेता प्रतिपक्ष ने 52 मिनट के दौरान विधेयक के संदर्भ में कोई बात नहीं रखी। पर हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा से परे एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है राव कुलदीप सिंह, शिक्षाविद हैं। उनसे हमारे सियासी सवाल नहीं है। कुलदीप जी, आपसे केवल इतना सवाल है, 2 साल पहले लाया गया विधेयक जिस सरकार ने लाया था उसने इसे अपर्याप्त माना। जिन उद्देश्यों के तहत लाया गया था यह विधेयक उन उद्देश्यों की पूर्ति में नाकाम रहा। इसे स्वीकारते हुए सरकार एक नया विधेयक लेकर आई जो आज संसद के एक सदन अर्थात लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। यह विधेयक बतौर शिक्षाविद आपके मन में कितनी उम्मीद जगाता है, को कितना आश्वस्त? से जो कुछ बदलाव किए गए हैं वो अभी समय की मांग के हिसाब से उचित लगा होगा कि इन चीजों को करने से शायद स्थिति सुधरे, कुछ कड़े प्रावधान कर दिए। लेकिन मैंने जब दोनों में अंतर देखा, 24 में भी एक था ही पहले से, और भी कई तरह के नियम कानून हमेशा से रहे हैं, पर इनके लाने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इनको जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की इच्छा शक्ति का सवाल। ये जितने भी पेपर लीक और इसकी घटनाएं किसी भी तरह की होती, इनके पीछे कोई एक बुरा आदमी होता है, एक बुरे आदमियों का तंत्र होता है, और वो उसके लिए कोई भी कानून तोड़ना मरोड़ना, उसकी ताकत हर जगह, उसकी पहुंच हर जगह होती है। ये सारे उसी के कारण। अभी ये देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पे, खैर सब्जेक्ट है राजनीति से जुड़ता ही है, तो अभी शिक्षा और छात्रों की उस आंदोलन की बात पर अभी 1-2 वाक्य कहे गए होंगे, सारी चीजें केंद्रित हो गई नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार पे, बोलने चालने पे, फिर बाकी चीजों पे ऐसा करके। ये इसे दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहेंगे कि हमें जिस दिन शिक्षा के मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा केंद्रित रहनी चाहिए, उस समय हमें इन अप्रासंगिक व्यक्तियों की बात करनी पड़ती। मैं अप्रासंगिक इसलिए कह रहा हूं कि क्या योगदान कर रहे हैं ये, इनकी किस बात से, किस शिक्षा की व्यवस्था में किसी को कुछ संबल मिल रहा है या मदद मिल रही। आज अगर जैन जी सड़कों पर एक आक्रोश लेके निकल रही है और संसद की तरफ मार्च कर रही है, जिस संसद को हासिल करने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने रक्त बहाया है, जान दी है, उसका इतना मतलब ये स्थान इतना नीचे गिर गया कि उसके लिए इस तरह चलो कोई भी ऐसे करके घुस जाएंगे उसमें, तो उसकी आस्था पे मतलब किस पे टिकाए, किस आधार पे अपनी आस्था टिकाए। तो ये प्रशा राजनीतिक नेतृत्व की उतनी नहीं है जितनी राष्ट्रीय चरित्र की है। और राष्ट्रीय चरित्र चूंकि अब लोकतंत्र है और दुर्भाग्य से राजनीतिक व्यक्तित्वों का प्रभाव बहुत ज्यादा है सब पे, तो जो वहां से गंगोत्री से निकलेगा, गंगा जी से, वो नीचे तक जाएगा। तो हमारे यहाँ चरित्र का जो संकट है वो इन सारे समस्याओं की जड़ में है। विधेयक ये नया लाया है, निश्चित रूप से कुछ प्रावधान सुधारे हैं, इस पे काम करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं उनको थोड़ी सुविधा होगी। लेकिन ये मुझे अंतर इतना ही लगता है जैसे जो अपना ट्रांसपोर्ट के जो नियम होते हैं ना, चालान वगैरह करना, हेलमेट और उस बेल्ट के, उसमें जैसे कुछ जुर्माना बढ़ा दिया, ये कर दिया, लोग डरने लगेंगे, तो डरने से उससे काम नहीं चलेगा। ये बिना किसी कानून के भी और बिना पुराने समय से निश्चित रूप से परीक्षाएं सब होती रहती थी। जैसे जैसे लोगों के मन में बेईमानी हुई है, लोगों को व्यवस्था से अपना लाभ लेने के लिए उनको कोई शर्म नहीं आती, उस तरह की प्रवृत्तियां प्रबल हुई है, उनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। कोई कुछ कहता भी नहीं है। कुलदीप सिंह जी ने बड़ी मर्म स्पर्शी बात कही है, बोले कानून से क्या हो जाएगा, क्या है इस नए कानून में? भाई जुर्माना बढ़ा दिया ना, हेलमेट के संदर्भ में 100 रुपए जुर्माना होता था, 500 रुपए का जुर्माना कर दिया, तो क्या लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया? लेकिन जिस समय पर पुलिस की कड़ाई बढ़ जाती है, हम देखते हैं शहर की सड़कों पर लोग अचानक हेलमेट पहन के घूमना शुरू कर देते हैं, अन्यथा कानून तो बना रह जाता है। लोग पुलिस वाले के सामने बिना हेलमेट के भी निकलते हैं, और पुलिस वाले के सामने क्या निकलते हैं,
अधिकांश पुलिस वाले ही बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो बात है वो चरित्र की है, उस चरित्र के संकट पर कुलदीप सिंह जी ने हमें रोशनी दी है। लेकिन मैं पीयूष पंत जी आपके साथ वापस राजनीतिक चर्चा की ओर लौटता हूं। क्या देख रहे हैं आप? छात्र हित की संदर्भ में बात करते करते दोनों मुख्य राजनीतिक दल सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस कोशिश में है कि यह आंदोलन कहीं मर ना जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन यह आग ठंडी ना पड़ जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो इस आग में झुलसी न भले ही ना हो पूरी तरह, पर जली तो है, वो इस कोशिश में जैसे भी हो ये आग राख में तब्दील हो जाए। क्या देख रहे हो पीयूष पंत जी? समाधान में वस्तुतः दिलचस्पी है। जो छात्र सड़क पर आए थे उन्हें समाधान देने की कोशिश में देश के मुख्य राजनीतिक दल हैं, या कुल मिलाकर अपना फायदा और अपना नुकसान समेटने की कोशिश में ये दोनों राजनीतिक दल हैं? देखिए हिमांशु जी, अब इसमें देखिए हर मुद्दा तो मुद्दा होता है जो जनता से जुड़ा होता है जी, और विपक्ष के लिए वो एक मुद्दा बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि वही उसको जो है कि सत्ता पक्ष के जो है सामने खड़ा कर पाता है। तो इसलिए मुझे लगता है देखिए ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, और जो ये आपका क्या नाम पेपर लीक का मामला आ रहा था, वो बहुत गंभीर मामला था। लगातार पेपर लीक्स हो रहे थे और उसमें जो अपराधी थे उनको पकड़ा जा रहा था, फिर लेकिन वो छूट जा रहे थे। अभी तो हमने देखा जो 2024 का अपराधी है वो उसको सीबीआई ने कहा कि इसको छोड़ जाए, कोई इसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसलिए ये मुद्दे देखिए लगातार जनता के हैं, और जनता के मुद्दे अगर सत्ता नहीं समझ पाएगी और नहीं उसके पक्ष में काम करेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है उन मुद्दों को उठाता है, और ये उसको उठाना भी चाहिए। ये उसकी राजनीति का हिस्सा भी आप कहिए, ये उसका धर्म भी कहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही है जिन मुद्दों जनता के मुद्दों को सरकार नहीं पकड़ पा रही है, सरकार उनके खिलाफ जा रही है, तो विपक्ष जो है उन मुद्दों को वो फ्रंट में लेके आए और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करे। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए ये मुद्दा अब जो है कि और जो वो एक पूरी तरीके से जनता का था, और जो त्यागपत्र हुआ, देखिए ये आंदोलन जो हुआ, जो पहले धरना प्रदर्शन था, बाद में जिस तरह से वहां तमाम उसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी जुड़ी बाद में, और स्वस्फूर्त लोग इसमें, छात्र जो है बड़ी संख्या में, किसी ने उम्मीद नहीं, आपने भी शायद नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की थी इतनी संख्या में आएंगे, क्योंकि लेकिन ये एक मूवमेंट बनता चला गया क्योंकि इतने ज्यादा लोग परेशान हैं। और देखिए बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि एक सत्ता की धमक बनी हुई थी। सत्ता ने इस तरह से एक तरह का जो है कि आप कह लीजिए कि एक डर समा दिया था लोगों में कि वो अपनी बात को रख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि तमाम कानून का जिस तरह से दुरुपयोग करते हुए, एजेंसीज का दुरुपयोग करते हुए लोगों को अपनी बात नहीं रखने के लिए एक संदेश दिया जा रहा था कि नहीं, आप अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि आप अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वो देश के खिलाफ होगी। और वो जो है पीयूष जी, इस पर तो हमारी पहले भी काफी बातचीत हुई है। थोड़ा आज के घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी चाहिए। एक होता है लूजर, एक होता है गेनर। आज जो कुछ भी संसद में हुआ, उस संसद के बाद जो हो रहा है, उसमें बतौर पत्रकार आपके अनुसार लूजर कौन है और गेनर कौन है? क्या राहुल गांधी आपको लूज करते हुए दिख रहे हैं, या राहुल गांधी गेन करते हुए दिख रहे हैं? भाजपा आपको लूज करते हुए दिख रही है, या भाजपा आपको गेन करते हुए दिख रही है? थोड़ा इस पर टिप्पणी देके फिर मैं जाना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी के पास। नहीं, देखिए आज की जो चर्चा हुई, और इनफैक्ट क्या था कि भारतीय जनता पार्टी तो लूजर रही ये पूरे एपिसोड में। जिस तरह से जंजी का जो ये हुआ पूरा आंदोलन, उसमें लगातार रिसीविंग एंड पे रही भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, क्योंकि उनका ही ये किया हुआ। और जिस तरह से वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पुलिस है, उसका जो बर्ताव रहा, वो ये इसलिए ये भारतीय। और आपने लगातार रत्नाकर जो है रत्नाकर जी से ये सवाल पूछ रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ये डर उनके भी था कि सवाल उठाए जाएंगे, उन पे पूछा जाएगा।
कि भाई, क्योंकि देखिए भयंकर हुआ है अत्याचार वहां पे, वो जितने छात्र आए थे वहां पे। तो मुझे लगता है कि ये रिसीविंग एंड पे सरकार थी। रिसीविंग और एंड पे है। पीयूष जी का मानना है कि भाजपा कहीं ना कहीं लूजर रही है इस संदर्भ में। मैं आऊंगा सुरेंद्र जी के पास, पर कुलदीप जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार संक्षिप्त में कुलदीप जी का हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी कुलदीप जी। जी डॉक्टर हिमांशु जी, मुझे दो बात कहनी है। एक तो ये नीट पेपर लीक पे तो काफी बात हुई। इस बार इसी साल एक और भी घटना बड़ी हुई है कि सीबीएसई ने मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से करवाया और उससे बहुत सारे विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, ये सामने आ चुका है जी। अब उनको वहां के भी लोगों को बदला गया है। तो इस विषय पर भी पूरा फोकस होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पुल और पुश का जो मामला है कि लोग पहुंच गए कि ये तकनीक हमने बना ली तो आप खरीद लो और हम उसका उपयोग करने लग जाते हैं, इसकी वाकई आवश्यकता है कि नहीं, और अगर उसको लागू कर रहे हैं तो वो कितना सही है गलत, इस पे भी कभी गहराई से विश्लेषण की आवश्यकता है सीबीएसई वाले मामले। दूसरी बात जो, हालांकि आप अपना अपना क्षेत्र उस विषय में बोलना है, लेकिन ये जो आंदोलनों का मामला है पूरा, मैंने लगभग दिल्ली में जितने पिछले आंदोलन ये हुए हैं इसको छोड़ के लगभग सभी में मैं लाइव देखता रहता था किस तरीके से पुलिस अपने आप को माने कंट्रोल करके रख रही थी पूरी तरह से। और आंदोलनकारी आंदोलन करने आए तो इसका मतलब कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। मैंने सिपाहियों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को ऐसे अपने सिर पे हाथ करते हुए पिछले आंदोलन में देखा है जी। तो ये अगर हमारे इन सुरक्षा व्यवस्था का, पुलिस व्यवस्था का हम मान खुद ही भंग कर देंगे तो फिर उसके बाद कल वो हमारे ऊपर भी आएगा जैसे आज पड़ गया। तो ये जो चीजें हो रही ना इस तरह की, और कोई भी यदि कायम रखनी है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी। राव कुलदीप जी सिंह का कहना है कि अगर पुलिस वालों पर हाथ उठेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में केवल नीट का मसला नहीं है। जो 12वीं के संदर्भ में परीक्षार्थियों की कॉपियों को कंप्यूटर तकनीक के भरोसे छोड़ दिया गया और उसके चलते जो बड़े पैमाने पर गफलत हुई, उसी संदर्भ में किसने जिम्मेदारी ले ली। पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहता हूं। अब आगे क्या करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, राहुल गांधी जी ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया, उसके बाद भाजपा आ गई, भाजपा ने राहुल गांधी जी की माफी मांग ली। एक तरफ इस्तीफा, दूसरी तरफ माफी। हिमांशु भाई, कहते हैं ना कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। ये मोम के पुतलों को सरकार दे दी है, सत्ता दे दी है, इनसे सूरज की तपन बर्दाश्त ना हो रही थी, ना आगे होगी। हम तो छात्रों के मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने छात्रों को पिलट गन मारी है, जिन लोगों ने छात्रों को आतंकी बताया है, जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर AK-47 चलाई है, जिन लोगों ने क्या नाम, जो पुलिस की वर्दी में जो लोग नहीं थे वो संघ के लोग थे, गुंडे थे, आतंकवादी थे, बजरंग दल के लोग थे या भाजपा के लोग थे या विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा देनी होगी। अभी कुलदीप सर कह रहे थे हमसे कि साहब पुलिस वालों का, बिल्कुल सच बात है। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं, एक छात्र तो ये कह रहे थे, पुलिस अंकल वाटर कैनन चला, तो पुलिस वाले कह रहे थे भाग साला तुम लोग जो है डांस करने लग जाएगा। ये छात्रों का और पुलिस का, लेकिन उसी में कौन लोग थे? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पास से आए थे, जिन लोगों ने उपद्रव किया, या कौन थे? नंबर 1। नंबर 2, जब छात्र संसद की तरफ चल रहे थे उस ड्यूरेशन में एक्सेसिव बल प्रयोग करने का SOP के खिलाफ आदेश दिया तो किसने दिया? गृह मंत्रालय तो अमित शाह जी के अंडर में आता है, पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है। किसने दिया? किसने वो पत्थर भरे ट्रक रखे? किसने पिलट गन दी? पिलट गन तो ऑलरेडी बैन है, पिलट गन बैन है, किसने उनको पिलट गन दी? किसने उन लोगों को बीच में घुसाया जो लोग डंडा लेकर के आए हुए थे और वर्दी नहीं थी जिनके पास पुलिस के डंडे थे? इन सारी चीजों का अगर हम ये बात नहीं उठाएंगे तो छात्रों के ऊपर अन्याय होगा। आज छात्रों को पुलिस परेशान कर रही है इसी आंदोलनकारियों के नाम पर। नहीं करने देंगे हम, नहीं करने देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए रत्नाकर जी आपके पास आता हूं। माननीय जितेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे और माननीय JP नड्डा जी भी मौजूद थे जब आपने आंदोलन खत्म कराने के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। देश ने देखा, आपने वादा किया था
किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और सारे मामले वापस लिए जाएंगे। क्या रत्नाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता, ये दावा करने की स्थिति में कार्यक्रम में है कि आंदोलनरत छात्रों पर जो मामले दर्ज हुए थे, वादे के तहत सरकार ने सारे मामले वापस ले लिए? कांग्रेस जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप मामले वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो आंदोलन में थे उनको ढूंढ के परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन को समर्थन किया था उनको भी परेशान कर रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी बताइए। देखिए हिमांशु जी, हमने जो वादा किया था, वो तीनों वादा हमने पूरा किया। छात्र कौन? छात्र वो जो नीट की परीक्षा दे करके और वहां पे आए थे। छात्र वो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, स्कूलों में जो है वो पढ़ रहे हैं, वो छात्र। लेकिन एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक आम आदमी पार्टी के पार्षद का पति वहां पे आया था और उसने भी मंच शेयर किया वहां पे लोगों के साथ, और वो मकोका में वांछित और हत्या के मुकदमे उस पे दर्ज थे। ऐसे अवांछनीय तत्व अगर उस आंदोलन में आएंगे और अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे, डीएस और पुलिस कर्मियों को घायल करेंगे, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी करेंगे, पुरुष पत्रकारों के कपड़े फाड़ेंगे, एसीपी का मार के सर फोड़ देंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाए? अच्छा रत्नाकर जी, एक बात बताओ, ये बात उस समय पर क्यों नहीं कही थी जिस समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि हम ये जो मामले वापस लेंगे, जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए उन छात्रों के लेंगे, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के छात्र हैं उनके संदर्भ में लेंगे, इसके अलावा जितने भी अन्य लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। उस समय पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें आंदोलनकारियों पर मामले वापस लेने की बात थी। पर मैं आपकी इस दलील के साथ में अगर खड़ा भी होता हूं तो क्या रत्नाकर सिंह जी जिम्मेदारी के साथ कहने के लिए तैयार हैं कि हर छात्र जिसका ऊपर इस आंदोलन के दौरान मामला दर्ज किया गया था, एफआईआर की गई थी, उन सब के संदर्भ में मामले वापस लिए जा चुके हैं? ये रत्नाकर सिंह जी बोलने की स्थिति में, ताकि हम कल अगर इस पर बात करें तो आपकी दलील के आधार पर ही, तथ्य के आधार पर बात करें। आपकी इस दलील के साथ खड़ा हुआ जा सकता है कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कोई जिसके पास में पूर्व में आपराधिक इतिहास है, वो इस अवसर का लाभ उठाकर निकल ना जाए। सरकार की इन चिंताओं के साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा, पर हर छात्र अब एफआईआर से बाहर हो चुका है। रत्नाकर सिंह ये कहने की स्थिति में जिसका वादा देश की जनता के समक्ष किया था आपके दो सम्मानित मंत्रियों ने। जी रत्नाकर जी। देखिए हिमांशु जी, मैं यही महाराष्ट्र मुंबई में बैठा हूं, यहां पे भी छात्र आंदोलन हुए थे, और छात्र आंदोलन में जो जो छात्रों के ऊपर एफआईआर किए थे, यहां की सरकारों ने सारे एफआईआर जो है उनके हटा ली। लेकिन दिल्ली की परिस्थिति कुछ और थी। दिल्ली में अगर अराजक तत्व आंदोलन में घुस करके अगर हिंसा फैलाने की कोशिश, रत्नाकर जी ये बाईपास कर रहे हैं आप। मैंने आपसे सीधा सवाल किया और वो वादा मुंबई की सरकार के मंत्रियों ने नहीं किया था। इस देश की एक जिम्मेदार और जिसको आप दमदार सरकार कहते हैं, उसके दो महत्वपूर्ण मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपीट कीजिएगा और उसमें क्या वादा था और उस पर अमल क्या स्थिति है इसका पता कीजिएगा। देश की जनता के स्तर पर यह सवाल आपके सम्मुख लगातार आएगा। कोई बात सुरेंद्र राजपूत जी कहना चाह रहे हैं, एक आखिरी टिप्पणी उनकी। जी सुरेंद्र जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, रत्नाकर सिंह बड़े सुधी प्रवक्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बचाने के चक्कर में अपनी तमाम बौद्धिकता को खोते जा रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, जिस महिला पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो महिला पत्रकार को हाथ उसके पुरुष साथी ने लगाया था। पूरा वीडियो देखिए। पूरे छात्र आंदोलन में किसी भी एक महिला के ऊपर भी किसी तरीके की कोई निजी आंदोलनकारी की, अगर आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे, वो महिला अपने पुरुष साथी के साथ, पुरुष साथी उसको पकड़ करके ले जा रहा था और वहां पर बच्चे उसको गोदी मीडिया कह रहे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप लोग आधे अधूरे संदर्भ करके कंगना रनावत मत बनिए। कंगना रनावत में बनिए, ये सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर छात्रों के साथ जुड़े हुए मसलों के समाधान की अपेक्षा देश की संसद से है।
संसद क्या उस अपेक्षा के साथ अपने आप को जोड़ेगी? क्या ये जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर ही इस सदन का इस्तेमाल करेंगे, या जिसके लिए सदन बना है, अर्थात देश के सम्मुख जुड़े हुए विषयों पर संवाद, चर्चा, विमर्श और उसके साथ कानूनों का निर्माण, उस भूमिका को निभाएगी? सवाल है, इसका उत्तर आना चाहिए। और इसके साथ उत्तर यह भी आना चाहिए कि सरकार अगर कोई वादा करेगी तो उस वादे को उस ईमानदारी के साथ निभाएगी जैसा उसने जनता के समक्ष जाहिर किया था। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। सवाल लगातार सरकार से ही पूछे जाएंगे, इस बात को सरकार को समझना ही होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर करेंगे मुलाकात। मुझे दिया सदर।